ये कहानी काशीपुर गांव की है, जहां पर लखन नाम का एक गरीब किसान रहता था। लखन का इस दुनिया में उसकी बेटी पूजा के अलावा कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद लखन को अपनी बेटी की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले ही निभानी थी। लखन के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो मेहनत करके किसी तरह अपने और अपनी बेटी के लिए जरूरी सांचो सामान का इंतजाम करता था। ये उस समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण अब लखन के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसके पास जो थोड़े बहुत बचे हुए पैसे थे, वो भी अब खर्च हो चुके थे। पैसों की परेशानी होने के कारण उसने कुछ समय से पूजा के स्कूल की फीस भी नहीं भरी होती है। इसी चिंता में लखन घर के बिस्तर पर परेशान अवस्था में बैठा हुआ होता है। उसे ऐसे परेशान बैठे देख उसकी बेटी पूजा वहाँ पर आती है। क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है, मुझे बताइए कि क्या हुआ है। कुछ नहीं बेटी, बस तुम तो जानती ही हो कि इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है और मेरे पास थोड़े बहुत वो भी खत्म होने को है। इसीलिए अगली फसल तक घर किस तरह चलाऊं, ये चिंता मुझे खाए जा रही है। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी सहायता के लिए मैं भी कोई काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी, इस समय बोलना सही नहीं है, लेकिन स्कूल के टीचर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं किसी भी तरह कल परसों तक तुम्हारी स्कूल की फीस भर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं टीचर को बोल दूंगी कि आप कल परसों में फीस भर देंगे। फिर वहाँ से पूजा अपने कमरे में चली जाती है। पूजा को बोल तो दिया है कि कल परसों तक उसके स्कूल की फीस भर दूंगा, लेकिन मेरे पास तो कल के राशन तक के पैसे नहीं हैं। इसी चिंता में परेशान होकर लखन अपने कमरे में टहलने लगता है, परंतु टहलते टहलते वो अचानक रुक जाता है। लगता है इस बार मुझे हीरा लाल सेठ से ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ना ही घर का खर्च चल पाऊंगा और ना ही पूजा के स्कूल की फीस समय पर भर पाऊंगा। हाँ, मेरे पास बस अब एक यही जरिया बचा है, कल सुबह ही जाकर सेठ से मिलता हूँ। हीरालाल सेठ एक नंबर का लालची और बेईमान व्यक्ति है, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ब्याज पर पैसे देता है। और जब गांव वाले किसी कारण उसके पैसे नहीं दे पाते, तो वो उनकी खेती की जमीन और घर सब अपने नाम कर लेता था। अगली सुबह लखन सेठ के घर पहुंच जाता है। राम राम सेठ ही, कैसे हो आप? राम राम। हाँ बोलो लखन, क्या हुआ? आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते ही हो कि गांव में इस बार सूखा पड़ा है, जिस कारण मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का दूसरा और कोई जरिया भी नहीं है। और अब ऐसी हालत हो गई है कि अब मेरे पास घर खर्च चलाने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। इसीलिए आपके पास आया हूँ, ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो बहुत अच्छा होता। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई लखन, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो कि मैं वादे का कितना पक्का हूँ। अगर तुमने सही समय पर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर और तुम्हारी जमीन दोनों ही अपने नाम कर लूंगा। हीरालाल की बात सुनकर लखन अपने मन में सोचने लगता है। सेठ से पैसे ले तो लूंगा, लेकिन अगर मैं पैसों को सही समय पर नहीं चुका पाया तो ये सेठ मेरी खेती की जमीन और मेरा घर दोनों ही मुझसे छीन लेगा। लेकिन अगर इससे पैसे नहीं लूंगा तो पूजा के स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? क्या हुआ लखन, तुमने क्या सोचा? तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं? चाहिए सेठ जी, मुझे अभी इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हीरालाल उसे पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे मैं आपके वैसे वैसे सारे पैसे चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बातें याद रखना कि अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों ही अपने नाम कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे स्वीकार है। लखन फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी बेटी पूजा को बुलाता है। पूजा बेटी, यहाँ आना तो जरा। हाँ बोलिए पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, वो कल तुम स्कूल की फीस के लिए बोल रही थी ना, वो मैं लेकर आया हूँ।
पिताजी, लेकिन आप कल बोल रहे थे कि आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, तो फिर आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो? बेटी, ये पैसे मैंने हीरालाल सेठ के पास से ब्याज पर उधार लिए हैं। पिताजी, लेकिन वो सेठ तो लोगों को पैसे देने के बहाने अपनी जमीन उसके नाम करवा लेता है। हाँ बेटी, लेकिन अभी के लिए हमको उनके अलावा दूसरा और कोई पैसे नहीं दे सकता था, और फिर तुम्हारे स्कूल की फीस भरनी भी जरूरी थी, इसीलिए मैं उनके पास से पैसे ले आया। लेकिन पिताजी, बस हमारे पास एक छोटी सी जमीन है और छोटा सा ये घर है। कहीं सेठ ने हमसे ये भी छीन ली तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने सेठ से तुम्हारे स्कूल की फीस से थोड़े ज्यादा पैसे लिए हैं। उन पैसों से मैं सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचना शुरू कर दूंगा, और जैसे जैसे पैसे जमा हो जाएंगे वैसे वैसे मैं सेठ के सारे पैसे ब्याज सहित चुका दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन से लखन सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर देता है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। लखन के यहाँ कुछ ही देर में ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे करके उसके ठेले की सब्जियां खाली होने लगते हैं। लखन जब सब्जियां बेच रहा होता है तो इस वक्त वहाँ पर मुकेश घूम रहा होता है। मुकेश भी लखन की तरह गांव में किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था, लेकिन मुकेश के पास लखन से कई ज्यादा जमीन थी, जिस कारण यदि अगर किसी साल उसकी फसल बर्बाद हो भी जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसे गांव के और किसानों की जमीन खरीदने की आदत थी। मुकेश जब लखन को सब्जी बेचते हुए देखा है तो वो सोचता है, लगता है कि इस बार के सूखे ने लखन की हिम्मत तोड़ दी है, इसीलिए तो वो खेती छोड़कर सब्जी बेच रहा है। यही सही मौका है, एक बार इसकी जमीन खरीदने की बात करके देखता हूँ, शायद वो मुझे बेच दे। फिर क्या था, मुकेश तुरंत लखन के पास पहुंच जाता है। अरे लखन भाई, तुम और सब्जी बेच रहे हो, क्यों खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? क्या मुकेश भाई, तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते ही हो कि ऐसे साल के सुख के कारण मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, और अब अगली फसल आने तक किसी न किसी तरह तो घर खर्च तो चलना ही पड़ेगा, इसीलिए लगा लिया सब्जी का ठेला। लेकिन तुम तो कल तक रो रहे थे कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, और आज सब्जी का ठेला लगा लिया, तो ये सब के लिए कहाँ से पैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं भाई, सच में मेरे पास तो घर के राशन तक के पैसे नहीं थे, और ऊपर से पूजा की स्कूल की फीस भी भरनी थी, तो हीरालाल सेठ से पैसे ब्याज पर ले लीजिए, और पूजा की स्कूल की फीस भी भर दी, और कुछ पैसों से सब्जी का ठेला लगा दिया। लखन की ये बात सुनकर मुकेश खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लखन की जमीन खरीदनी थी, लेकिन लखन उसे जमीन बेचने को कभी तैयार ही नहीं होता था। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस लखन ने हीरालाल से पैसे ब्याज पर लिए हैं। अब ये उसके पैसे चुका नहीं पाएगा, और फिर हीरालाल इसकी जमीन छीन लेगा। फिर मैं वो जमीन हीरालाल से खरीद लूंगा। लखन की ये बात सुनकर मुकेश खुश तो था, परंतु वो लखन के सामने दुख जताने की कोशिश करने लगता है। क्या कहा तुमने लखन? तुमने हीरालाल से पैसे ब्याज पर लिए हैं, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि वो कितना बेईमान और लालची व्यक्ति है। वो तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लेगा। हाँ भाई, वो मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो तो जब होगा जब मैं उनके पैसे समय पर चुका नहीं पाऊंगा। मुझे अब पता है कि अगली फसल तक तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा तब तक सब्जी का ठेला लगा लेता हूँ। इससे जो फायदा होगा उसमें से कुछ पैसे घर खर्चे में काम आएंगे, और कुछ मैं बचा बचा कर सेठ को वापस कर दूंगा। लखन की ये बात सुनकर मुकेश मन में सोचता है, ये तो सही कह रहा है। इसके सब्जी की दुकान तो काफी अच्छी चल रही है, और अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो ये हीरालाल के पैसे लौटा देगा, और अगर इसने हीरालाल के पैसे लौटा दिए तो फिर मैं उसकी वो जमीन कैसे खरीदूंगा? मुकेश थोड़ा परेशान तो हो जाता है, परंतु वो लखन के सामने खुश होने का दिखावा करता है। हाँ भाई, ये सही रहेगा। अब मैं भी देखता हूँ, अगली फसल आने तक कोई अच्छा सा काम कर लेता हूँ। मुकेश लखन के साथ मीठी मीठी बातें करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद मुकेश लखन की जमीन हड़पने की योजना बनाता है। मेरे पास इतना अच्छा मौका था लखन की जमीन अपने नाम करवाने की, लेकिन जिस तरह उसकी दुकान चल रही है फिर तो मैं वो जमीन नहीं ले पाऊंगा। एक काम करता हूँ, हीरालाल सेठ से मिलकर लखन की जमीन अपने नाम करने की बात करके आता हूँ। फिर क्या था, मुकेश वहाँ से हीरालाल से मिलने के लिए उसके घर की ओर निकाल जाता है। मुकेश हीरालाल के घर पहुँचते ही उससे सीधे लखन के बारे में बात करता है। नमस्ते सेठ जी, क्या हाल है? अरे मुकेश भाई, तुम यहाँ और मुझे सेठ जी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हें सेठ बोलना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो जमीन तुम्हारे पास है। कहाँ हीरालाल भाई,
बस गिन चुनकर 5-10 होगी। भाई तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे वो मुहावरा याद आ गया। कौन सा मुहावरा? भाई बताओ। भाई बोलते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। अरे हीरालाल भाई, मजाक छोड़ो। मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया था। बोलो, पाया ये क्या काम था? मैंने सुना है कि उसे लखन ने तुमसे पैसे ब्याज पर लिए हैं। हाँ भाई, अभी वो कल ही तो लेकर गया है। मुझसे पैसे क्यों नहीं देना था क्या? उसे तुमने बताया था ना कि वो अगर तुम्हारे पैसे सही समय पर नहीं चुका पाएगा तो तुम उसकी जमीन अपने नाम करवा लोगे। हाँ, मैंने उसे पैसे देने से पहले और पैसे देने के बाद अच्छे से समझा दिया था कि अगर वो सही समय पर मेरे पैसे नहीं चुका पाएगा तो मैं उसकी जमीन के साथ साथ उसका घर भी अपने नाम कर लूंगा। ये तुमने सच में बहुत सही किया। क्या हुआ मुकेश भाई, कहीं तुम्हें इसकी खेती की जमीन तो नहीं चाहिए? हाँ भाई, तुम एकदम सही समझे। मुझे उसकी जमीन चाहिए थी। मैंने कई बार उसे वो बेचने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो हमेशा मना ही कर देता था। लेकिन अब बहुत अच्छा मौका है उससे उसकी जमीन अपने नाम करवाने का। तो अब तो तुम्हें उससे उस जमीन की बात ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो जमीन मेरे नाम हो जाएगी। तो तुम सीधे मेरे पास आकर ही बात करना। नहीं भाई, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं देगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसे। क्या बात कर रहे हो भाई? इस बार तो सूखा पड़ चुका है और अगली फसल की तैयारी करने में अभी बहुत समय है, तो वो मेरे पैसे कैसे चुका पाएगा? मैंने भी जब सुना कि उसने तुमसे पैसे लिए हैं तो मुझे भी लगा कि अब सीधा तुमसे जमीन खरीद लूंगा। लेकिन उसने तुमसे जो पैसे लिए हैं उन पैसों से उसने गांव के बाजार में सब्जी का ठेला लगा लिया है। और मैं अभी अभी देखकर आ रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे से चल भी रहा है। और अगर इसी तरह उसकी सब्जियां बिकी तो वो बहुत जल्दी तुम्हें पैसे वापस कर देगा। मुकेश की बात सुनकर हीरालाल भी थोड़ा चौंक जाता है। क्या कहा मुकेश भाई तुमने? अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी जमीन और उसका घर दोनों ही मेरे हाथ से चले जाएंगे। नहीं भाई, मेरे पास एक योजना है कि जैसे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे उसकी जमीन देनी पड़ेगी। मुझे स्वीकार है भाई, बताओ क्या योजना है? भाई कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। तुम बस लखन से अपने पैसों के बारे में पूछते रहना और जैसे ही वो कहे कि 2-3 दिन में दे दूंगा तो तुरंत ही मुझे बता देना। मैं उसके सारे पैसे चुरा लूंगा तो वो तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगा और पैसे नहीं देने के कारण वो चुपचाप अपनी जमीन और घर तुम्हें दे देगा और चुराए हुए पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे और घर भी, लेकिन उसके बदले तुम मुझे उसकी जमीन दे देना। मुकेश की योजना सुनकर हीरालाल सोचता है, सही है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। चोरी भी मुकेश करेगा और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ में लखन का घर भी। मुझे स्वीकार है मुकेश भाई। मैं थोड़े थोड़े दिनों में लखन से उसके पैसों के बारे में पूछता रहूंगा और जैसे ही लगेगा कि उसके सारे पैसे जमा हो गए तो मैं तुरंत ही तुम्हें बता दूंगा। फिर क्या था, मुकेश वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है और अगले दिन हीरालाल लखन से मिलने के लिए बाजार जाता है। हीरालाल जब लखन के ठेले के थोड़े दूरी पर पहुंचा तो उसने देखा कि लखन की दुकान में बहुत भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ को देखकर हीरालाल सोचता है, सही कह रहे थे मुकेश भाई, इस लखन की सब्जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे में तो ये बहुत जल्द ही मेरा सारा पैसा चुका देगा। जैसे ही ठेले से कुछ लोग कम होते हैं तो हीरालाल लखन के पास पहुंच जाता है। और लखन भाई, तुम्हारी सब्जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। बस सेठ जी, जो कुछ भी है वो आपकी वजह से ही है। नहीं लखन भाई, तुम मुझे केवल धन्यवाद कर रहे हो। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, मैंने दिए बस। और जैसे ही तुम्हारे पास होंगे तो तुम मुझे मेरे पैसे चुका ही दोगे। हाँ सेठ जी, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे तो मैं आपके पैसे वैसे वैसे देता रहूंगा। नहीं लखन भाई, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम थोड़े थोड़े पैसे मत देना। तुम्हारे पास जैसे ही पूरे पैसे हो जाएंगे तो तुम मुझे एक साथ ही पूरे पैसे दे देना। ठीक है सेठ जी, ये भी सही रहेगा। फिर भी कितने दिन लगेंगे तुम्हें पैसे जमा करने में? सेठ जी, अगर भगवान की कृपा से सब सही चले तो 1 महीने में आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, ब्याज सहित। फिर तो बहुत सही रहेगा भाई। अच्छा ठीक है, तुम कम करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर हीरालाल वहाँ से चला जाता है और लखन अपनी दुकान संभालने में व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है।
लखन अपनी दुकान से बहुत पैसा कमाता है। अभी हीरालाल को कुछ ही दिन हुए थे लखन से मिलकर, लेकिन मुकेश की योजना के अनुसार वो फिर से लखन से मिलने के लिए चला जाता है। और लखन भाई क्या हाल है और दुकान कैसी चल रही है? सब बढ़िया है सेठ जी, और भगवान की कृपा से दुकान भी अच्छी चल रही है। चलो फिर तो सही है, इसका मतलब है कि तुम बहुत जल्द ही मेरे पैसे चुका दोगे। हाँ सेठ जी, कुछ जमा हो गए हैं, कुछ बाकी हैं। जैसे हो जाएंगे आपको ला दूंगा, लेकिन अब महीना नहीं लगेगा, शायद थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन याद रखना कि पूरा एक साथ ही देना है। हाँ सेठ जी, पूरा एक साथ ही दूंगा। हीरालाल वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त लखन उसके साथ मुकेश को देख लेता है, लेकिन वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते लखन कुछ ही दिनों में सारे पैसे जमा कर लेता है। अब बस उसे ब्याज के पैसे जमा करने थे। चलो, सेठ से जितने पैसे लिए थे वो तो जमा हो गए, अब बस 2-3 दोनों में ब्याज के पैसे और जमा कर लेता हूँ, फिर सेठ को जाकर दे दूंगा। अगले दिन जब लखन अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा होता है, उसी वक्त वहाँ पर हीरालाल सेठ पहुँच जाता है। अरे आइए सेठ जी, बताइए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं लखन भाई, बस बाजार के कुछ लोगों से पैसे लेने थे तो वही लेने आया हूँ, और तुम्हारा ठेला भी पास में ही था तो सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। और बताओ भाई क्या हुआ, मेरे पैसे जमा हो गए कि अभी और समय लगेगा? हीरालाल को फिर से पैसों के बारे में पूछते हुए देखा। लखन अपने मन में सोचता है, ये सेठ जी हर 3-4 दिन में बार बार एक ही सवाल क्यों पूछने के लिए आ जाते हैं? नहीं सेठ जी, आपके पूरे पैसे तो जमा हो गए हैं, बस ब्याज के पैसे बाकी हैं, वो भी 2-3 दिनों में हो जाएंगे, और पैसे जमा होते ही मैं स्वयं आकर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। लखन की ये बात सुनकर हीरालाल सोचने लगता है। चलो ये सही समय है, मुकेश भाई को बोल देता हूँ ताकि वो इसके यहाँ चोरी कर ले। ठीक है लखन भाई, तो फिर मैं चलता हूँ, तुम्हारे पास पैसे जमा होते ही घर आकर दे जाना। फिर जब हीरालाल लखन की दुकान से जाता है तो लखन फिर से हीरालाल को मुकेश के साथ देख लेता है, और दोनों को फिर एक बार साथ देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगता है। ये हर बार जब भी मेरे यहाँ से सेठ जी जाते हैं तो उनको ये मुकेश भाई हर बार कहाँ से मिल जाते हैं, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो एक बार इन दोनों का पीछा करके देखता हूँ। ऐसा सोचकर लखन भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। लखन की दुकान से थोड़े दूर जाकर हीरालाल और मुकेश दोनों रुक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। उन दोनों से थोड़ी ही दूरी पर लखन छुपाकर उनकी बातें सुनने लगता है। क्या हुआ हीरालाल भाई, और कितने दिन लगने वाले हैं इस लखन को पैसे जमा करने में? भाई तुम आज रात की तैयारी कर लो लखन के घर से पैसे चुराने की, क्योंकि उसने रकम जमा कर ली है, बस ब्याज के पैसे जमा करना बाकी है। क्या कह रहे हो हीरालाल भाई, यानी कि लखन ने तुमसे जितने भी पैसे लिए थे उनके पूरे जमा कर लिए हैं? हाँ भाई, बस ब्याज के पैसे बाकी है। फिर तो सही है, मैं आज रात ही उसके घर से सारे पैसे चुरा लूंगा और आप उससे पैसे मांगने कल चले जाना। भाई लेकिन उसने बोला है कि ब्याज के पैसे जमा करने में 2-3 दिन और लगेंगे, फिर कल कैसे मांगने चला जाऊं? तुम कल जाकर उससे पैसे मांगना और बोलना कि मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, मुझे आज के आज ही चाहिए, और अगर वो मना करने लगे तब 1 दिन का समय दे देना और कहना कि अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो घर और जमीन मेरे नाम कर दे। अब सीधी सी बात है कि 1 दिन में तो वो इतने सारे पैसे नहीं लौटा पाएगा, और इस तरह वो अपने आप ही परेशान होकर अपनी जमीन और घर आपका नाम कर देगा। अरे सच में भाई, क्या दिमाग लगाया है तुमने। ठीक है, तो फिर तुम आज रात की तैयारी करो। वही दूर खड़े लखन ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। ये क्या, ये दोनों तो मिलकर मेरी मेहनत की कमाई और घर जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। लखन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से अपने घर आ जाता है। लखन बहुत गहरी चिंता में अपने घर के बिस्तर पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर इसकी बेटी पूजा आती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, एक परेशानी तो है। लखन अपनी बेटी पूजा को सारी बात बता देता है जो उसने हीरालाल सेठ और मुकेश को एक दूसरे से कहते हुए सुना था। पिताजी, तो आपने कोई योजना बनाई है क्या? नहीं बेटी, बस वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ।
पिताजी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है जिससे मुकेश काका भी हैरान रह जाएंगे और सेठ भी। बताओ बेटी, क्या योजना है? फिर पूजा अपने पिता को सारी योजना अच्छी तरह से समझा देती है और पूजा की योजना सुनकर लखन उसकी बहुत प्रशंसा करने लगता है। बहुत अच्छे योजना है तुम्हारी बेटी। अब देखो कल मैं कैसे दोनों को चौंका देता हूँ। फिर क्या था, लखन और पूजा दोनों ही अपने योजना पर काम करने के बाद खाना खाकर सो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब लखन अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी वहाँ पर मुकेश धीरे धीरे आता है और उसके द्वारा जमा किए हुए सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मुकेश सारे पैसे लेकर हीरालाल के पास पहुँचता है और सारे पैसे हीरालाल को दे देता है। हीरालाल भाई, अपनी योजना के अनुसार मैं सारे पैसे लेकर आ गया हूँ। अब तुम सीधे उस लखन के पास पहुँच जाओ और अपने पैसे मांगो, और अगर रोने धोने लगे तो 1 दिन का समय दे देना, और याद रहे कि उससे ये भी बोल देना कि अगर वो कल तक पैसे नहीं देगा तो तुम उसकी जमीन और उसका घर दोनों अपने नाम कर लोगे। हाँ भाई, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। मैं अभी जाकर उसे लखन को डरा कर आता हूँ और उससे ये बात भी बोल दूंगा। फिर हीरालाल सीधे अपने घर से लखन के घर के लिए निकल जाता है। यहाँ हीरालाल लखन के घर के लिए निकलता है और वहाँ पर लखन और पूजा सेठ के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या हुआ पिताजी, अब तक सेठ जी आए नहीं? हाँ बेटी, मैं भी तो उन्हीं के आने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रही हो? अगर कोई गड़बड़ हुई भी होगी तो भी हम उससे निपट लेंगे। हाँ बेटी, बात तो तुम्हारी सही है। तभी लखन और पूजा आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ हीरालाल आ जाता है और हीरालाल को देखकर पूजा कमरे के अंदर चली जाती है। अरे सेठ जी, आप यहाँ अचानक क्या हुआ? कोई काम था क्या? नहीं लखन भाई, मैं तो बस अपने पैसे वापस लेने आया था। मुझे कोई जरूरी काम आ गया है तो सोचा कि तुमसे लेता जाऊं। सेठ जी, लेकिन मैं कल कहा तो था कि मुझे 1-2 दिन और लग जाएंगे पूरे पैसे देने में। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे आज सारे पैसे चाहिए। मैंने बताया ना कि मुझे कोई जरूरी काम है। सेठ जी, आप जरा यही रुकिए, मैं देखता हूँ कि अभी मेरे पास कितने पैसे जमा हुए हैं। अगर पूरे हो गए होंगे तो मैं लेकर आता हूँ। लखन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और हीरालाल वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद लखन दौड़ता हुआ अपने कमरे से बाहर आता है। सेठ जी, एक समस्या हो गई है। समस्या कैसी है लखन भाई? सेठ जी, मैंने सारे पैसे अपने कमरे की अलमारी में रखे थे। लगता है कल रात किसी ने सारे पैसे चुरा लिए हैं। क्या कहा लखन भाई? किसी ने चुरा लिए हैं? क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ताकि तुम्हें मेरे पैसे ना देने पड़े? नहीं सेठ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। सच में मैंने सारे पैसे अपने कमरे की अलमारी में ही रखे थे, और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। आज नहीं तो कल मुझे तो आपके पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। हीरालाल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। चलो सही है, सब मुकेश भाई की योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब इसको थोड़ा और डरा कर कल तक का समय देकर यहाँ से निकलता हूँ। देखा लखन भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। और तुम अगर अभी नहीं दे सकते तो मैं कल सुबह आऊंगा। मुझे कल पैसे चाहिए, लेकिन मैं कल कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और अगर तुम कल मेरे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें खेती और ये घर मेरे नाम करना होगा। हीरालाल की ये बात सुनते ही दूसरे कमरे से पूजा निकलकर बाहर आती है। क्या हुआ पिताजी? कहीं आप सेठ जी के पैसे तो नहीं ढूंढ रहे थे अपने कमरे में? हाँ बेटी, मैं भाई ढूंढ रहा था अपने कमरे में लेकर। लगता है कि कल रात किसी ने अलमारी से सारे पैसे चुरा लिए। पिताजी, शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आपने तो सारे पैसे मुझे दिए थे रखने के लिए। ये लीजिए और सेठ जी को दे दीजिए। अरे हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ कि आज तुम घर पर ही हो, नहीं तो मैं तो आज सेठ जी को पैसे दे ही नहीं पाता। ये लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे, और वो भी ब्याज सहित है। एक ही गिन कर देख लो। लखन हीरालाल को उसके पैसे दे देता है। लखन के पैसे देते ही हीरालाल सोचने लगता है, ये कैसे हो गया? लखन के सारे पैसे तो मुकेश भाई ने चुरा कर मुझे ला कर दे दिए थे, तो ये लखन कहाँ से पैसे लेकर आ गया? क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं ये पैसे कहाँ से लेकर आ गया। लखन ये बात सुनकर हीरालाल चौंक जाता है।
सेठ की चौकी है, मत में सब जानता हूँ। आप और मुकेश भाई ने मेरी जमीन हड़पने के लिए क्या क्या योजना बनाई थी, लेकिन आप लोगों की किस्मत फूटी समझिए, या मेरे अच्छा भाग्य जो भी हो। मैं कल आप दोनों की बातें सुन ली थी और मेरी बेटी की योजना के अनुसार हम दोनों ने आपको रातों रात चौंकाने का सारा इंतजाम कर लिया था। सेठ जी, मुकेश भाई ने आपको जो रुपए ला कर दिए हैं वो सारे नकली है। बस ऊपर का एक नोट असली है और एक नोट असली है और एक नोट नीचे का, बाकी बीच कैसे सभी पैसे नकली हैं। ये सुनकर हीरालाल तुरंत लखन से माफी मांगने लगता है। सीताराम, राधे राधे।